गरीब भाभी ने बनाया अपनी नंदों के लिए जादुई 3 ब्राइडल लहंगा। गरीब कविता सिलाई मशीन पर बैठे कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंदे आरती, पूजा और डेजी वहाँ पर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी हम तीनों अपने कॉलेज जा रहे हैं, आप खाना खा लीजिएगा। अरे आरती रुको तो, ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम लोगों के काम आएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी समय कविता की नजरें अपने तीनों नंदों के सूट पर जाती है, जो कि बहुत ही मैला हो चुका होता है। ये देखकर वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ, लेकिन मैं माजी की जगह कभी नहीं ले सकती हूँ, इसलिए तुम लोग बस ये पैसे रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अब हम लोग चलते हैं, बाय। अपने तीनों नंदों के जाने के बाद कविता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, हे भगवान, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मेरी तीनों नंदों ने फटे पुराने मैले से सूट पहन रखे हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसी समय कविता की नजर कपड़े पर जाती है तो वो देखती है कि उसका सिला हुआ कपड़ा पूरी तरह से उल्टा सिल गया है और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनैना जी का ब्लाउज तो पूरी तरह से खराब हो गया। उन्होंने कितने भरोसे से मुझे ये ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, अब तो मैं इसे ठीक भी नहीं कर सकती। अब मैं सुनैना जी को क्या जवाब दूंगी? उसी समय बिमला नाम की औरत हाथ में लहंगे का कपड़ा लिए हुए कविता के घर आती है और कहती है, अरे कविता, कहाँ हो तुम? जी बिमला जी, कहिए क्या काम है? अरे कविता, ये लो, इस कपड़े से बहुत ही सुंदर लहंगा सिल देना, क्योंकि 2 दिन बाद ही मेरी बेटी की शादी है। अरे बिमला जी, ये लहंगे का कपड़ा तो बहुत ही सुंदर और बहुत महंगा लग रहा है। अरे महंगा तो होगा ही ना, मेरी बेटी के ब्राइडल लहंगों का कपड़ा है, और वैसे भी शादी कौन सा रोज रोज होता है, इसलिए मैं तो अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से कर रही हूँ। और वैसे कविता, तुम्हारी भी तो तीनों नंदे अब शादी के लायक हो गई है, तो तुम कब करोगी अपनी तीनों नंदों की शादियाँ? बिमला की ये बातें सुनकर कविता दुखी मन से कहती है, बिमला जी, मैं और राघव जी अपने तीनों नंदों के लिए रिश्ता तो कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आजकल इतनी महंगाई के जमाने में बिना दहेज के शादी करता ही कौन है। और मैं ठहरी गरीब दर्जी, जितना भी मैं दिन भर सिलाई करके कमाती हूँ वो सब तो घर के खर्चे में ही निकल जाता है, तो ऐसे में मैं अपनी तीनों नंदों की शादी कैसे कर पाऊंगी? मैं तुम्हारे हालात को समझ सकती हूँ कविता, क्योंकि तुम्हारी तीनों नंदे भी दिखने में कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों की शादी करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तुम कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढूं? जी क्यों नहीं बिमला जी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे ही कुछ ही दिनों में राधिका नाम की एक औरत बिमला के बताए हुए पते पर अपने तीनों बेटों का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। उसी समय राघव कविता से आकर कहता है, ये लो कविता, 100 रुपए, आज किसी के गोदाम में बोरे ढोने का काम मिल गया था। लेकिन जी, भला आज इतनी महंगाई में ये 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ कविता, मुझे कोई पक्का काम मिलता ही नहीं, और पता नहीं मेरे जैसे न जाने कितने गरीब लोग काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, सुनिए, बिमला जी ने एक रिश्ता बताया है और कल वे लोग आरती, पूजा और डेजी को देखने आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें उनकी खातिरदारी के लिए पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा ना। इतना कहकर कविता रात भर जाग कर अपनी तीनों नंदों के लिए कतरन जोड़ जोड़ कर सूट तैयार करती है, और अगले दिन जब राधिका उन्हें देखने आती है तो वो कहती है, देखो कविता, तुम्हारी नंदों में से कोई भी इतना सुंदर नहीं है जो मेरे घर की बहू बन सके, लेकिन फिर भी मैं अपने तीनों बेटों का रिश्ता तुम्हारी नंदों से पक्का कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें दहेज में 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और हाँ, साथ ही अपनी तीनों नंदों को एक अच्छे से जोड़े में विदा करना होगा। अब तुम अपनी तीनों नंदों के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना।
इतना सुनकर कविता राधिका की सारी शर्तों को मान लेती है और अगले दिन से ही वह शादी की तैयारियों के बारे में सोचने लगती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसे कर पाऊंगी। मेरे पास तो अब सिलाई का भी काम आना बंद हो गया है। अब न जाने मैं अपनी तीनों नंदों की शादी की तैयारियां कैसे कर पाऊंगी। इतना बोलकर कविता बिना सोचे समझे अपने सारे गहने बेचकर शादी की तैयारियों में लग जाती है। तभी इसी बीच एक बूढ़ा भिखारी कविता के दरवाजे पर आता है और वो कहता है, सुनो बेटी, मुझ बूढ़े भिखारी को कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसी समय कविता 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी थाली में डालकर लाती है और कहती है, ये लीजिए बाबा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस इतना ही है। इस समय मेरे घर की हालात कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं आपको भरपेट खाना खिलाती। कोई बात नहीं बेटी, तुमने इतना दे दिया यही बहुत है, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये लो बेटी, ये एक बहुत ही अनमोल कपड़ा है। इसकी मदद से तुम अपनी नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर पाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ा भिखारी कविता को एक बहुत ही सुंदर मखमली कपड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कविता कहती है, ये कपड़ा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसमें तो मेरी सिर्फ एक ही ननद का ब्राइडल लहंगा बन पाएगा। काश ये कपड़ा थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं अपनी तीनों नंदों के लिए भी ब्राइडल लहंगा बना पाती। कविता के इतना कहते ही अचानक से वो कपड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर कविता कहती है, अरे ये क्या, ये कपड़ा अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? कहीं ये कपड़ा कोई जादुई तो नहीं? और अब मैं इस कपड़े से अपने तीनों नंदों के लिए उनका शादी का ब्राइडल लहंगा बना सकती हूँ। फिर मुझ गरीब दर्जी भाभी की नंदे भी अपनी शादी में एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा पहन पाएगी। इतना कहते हुए कविता की आंखों से आंसू छलकने लगता है और वह दिन रात बैठकर अपनी नंदों के लिए ब्राइडल लहंगा सिलना शुरू कर देती है। और 2 दिन के अंदर ही कविता तीनों ब्राइडल लहंगे को सिलकर तैयार कर देती है। और शादी वाले दिन जब उसकी तीनों नंदे उसका बनाया हुआ जादुई ब्राइडल लहंगा पहनती है और लहंगा पहनते ही उसकी तीनों नंदे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। और अपने आप को इतना सुंदर लगता देख उसकी तीनों नंदे कहती है, अरे ये क्या, हम लोग अचानक से इतनी सुंदर कैसे दिखने लगे? हाँ दीदी, ये तो किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। हाँ डेजी, ये चमत्कार हमारी भाभी के बनाए हुए जादुई ब्राइडल लहंगे का है। सच में भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। काश हम भी आपके लिए कुछ कर पाते। आरती के इतना कहते ही उन तीनों नंदों के जादुई ब्राइडल लहंगे में से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर कविता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मेरी प्यारी नंदो, तुम लोगों का यह ब्राइडल लहंगा एक जादुई लहंगा है और अब इसकी मदद से मैं तुम लोगों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर पाऊंगी। इतना सुनकर उसकी तीनों नंदे कविता के गले लग जाती है और कुछ ही देर में ढोल बाजे के साथ बारात उनके दरवाजे पर आ जाती है। और कविता अपनी तीनों नंदों को मंडप में लेकर आती है और हर किसी की नजर उसकी नंदों के ब्राइडल लहंगे पर ही होती है और हर कोई कविता के बनाए हुए ब्राइडल लहंगों की ही तारीफ कर रहा होता है। ऐसे ही कुछ ही देर में उसकी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और कविता खुशी खुशी अपने तीनों नंदों को विदा कर देती है। और कुछ ही दिनों में वो बचे हुए सोने के सिक्कों को बेचकर एक बड़ा सा बुटीक खोल लेती है और उस दिन के बाद से उसके पास ढेर सारे ब्राइडल लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं और वो अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को पूरी तरीके से मिटा देती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। जादुई 2 अनोखे ड्रेस का जादू। एक समय की बात है, हीरपुर गांव में मौसम और मुस्कान नाम की 2 बहनें रहा करती थी और उन दोनों के माता पिता भट्टे के पास मजदूरी किया करते थे और उन्हीं पैसों से वे लोग अपना घर चलाया करते थे। लेकिन एक दिन जब उसके माता पिता भट्टे में ईंट डाल रहे होते हैं, तभी अचानक उस भट्टे की आग बढ़ जाती है
और उनके माता पिता उसी भट्टे की आग में जलकर मर जाते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों बहनें अब अनाथ हो जाती है और अपने माता पिता के मर जाने के बाद उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचता है। दीदी, हमारे माता पिता हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो हमें ऐसे छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं दीदी? नहीं मेरी बहन, ऐसे दुखी नहीं होते। हमारे माता पिता हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो भगवान जी के पास जाकर हमें ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए अब तुम खुश होकर खाना खा लो, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन उसके घर का मकान मालिक रविकांत उनके घर आता है और कहता है, सुनो तुम दोनों, अगर आज तुम दोनों ने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जिसमें तुम दोनों मुफ्त में रहोगी, इसलिए चुपचाप तुम मुझे मेरा किराया दे दो, वरना ये मेरा घर खाली करो अभी और जहाँ जाना है वहाँ जाकर रहो। पर काका, आप हमें इस तरह घर से मत निकालिए। हम लोग भला कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए आप हमें इस घर से मत निकालिए काका। अरे, मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। कितनी बार कहूँ तुम दोनों को, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। और इतने दिनों से तुम लोग यहाँ पर मुफ्त में ही रह रही हो, लेकिन अब मैं और तुम लोगों को नहीं झेल सकता, इसलिए तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर दोनों बहनें उसी समय रोते हुए उस घर से चली जाती है और चलते चलते उन दोनों बहनों को बहुत ही थकान हो जाती है, लेकिन उन्हें अपने रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। इसलिए वो दोनों बहनें सड़क के किनारे ही सोकर किसी तरह से रात गुजार लेती है। और अगले दिन मुस्कान अपनी बहन से कहती है, दीदी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो दीदी। मुस्कान, तू थोड़ा सा और इंतजार कर ले मेरी बहन, मैं जल्दी ही कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। उसी समय वो दोनों बहनें वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और आगे चलकर उन्हें कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई देते हैं और वह दोनों बहनें वहाँ पर जाकर वहाँ के ठेकेदार से कहती है, साहब, क्या आप मुझे यहाँ पर कुछ काम दे सकते हैं? काम चाहे कैसा भी होगा, मैं सब कर लूँगी, क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी बहन ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसे बहुत भूख लगी है, तो कृपया कर आप मुझे यहाँ पर कुछ काम दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुनो बेटी, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब काम बहुत मेहनत का है। इसलिए ये कुछ पैसे ले लो और अपनी बहन को खाना खिला देना। नहीं साहब, मैं यह पैसे नहीं ले सकती। मैं अपनी बहन को अपनी मेहनत से खाना खिलाना चाहती हूँ, यूँ भीख लेकर नहीं। इसलिए कृपया कर आप मुझे कुछ काम ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाकर काम कर सकती हो और शाम होने पर मुझसे अपनी मेहनत का पैसे ले लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुस्कान, तुम यहीं बाहर बैठो, मैं जल्दी से काम खत्म करके आ जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगी, ठीक है? इतना कहकर मौसम मुस्कान को वहीं बाहर बैठाकर अंदर जाकर मजदूरी करने लग जाती है और पूरे दिन मेहनत करने के बाद मौसम को कुछ पैसे मिल जाते हैं और उस पैसों से मौसम सबसे पहले अपनी बहन के लिए खाना खरीद कर लाती है। दीदी, आप भी तो सुबह से इतनी मेहनत कर रही हो, इसलिए आप भी मेरे साथ खाना खाओ, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस तरह दोनों बहनें मिलकर खाना खाती है और रात हो जाने के बाद दोनों बहनें अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में मौसम को अपने चाचा कन्हैया का घर दिखाई देता है और वे दोनों बहनें अपने चाचा के घर जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। उसी समय कन्हैया कहता है, हे भगवान, शहर में मेरे भैया भाभी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं पड़ी। अच्छा किया बिटिया जो तुम दोनों यहाँ चली आई, अब यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए अब तुम दोनों जाकर आराम करो। यह सुनकर दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इधर कन्हैया की पत्नी बिमला यह सब सुनकर कहती है, सुनिए जी, यह आपने क्या किया? उन दोनों अनाथ लड़कियों को अपने घर पर रख लिया। अरे, मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है,
जो जब मन करे कोई भी मुंह उठाकर यहाँ रहने चले आए। और वैसे भी तुमसे हमारा खर्चा तो उठाया नहीं जाता, तो उन दोनों को कहाँ से पालोगे? इसलिए तुम चुपचाप से उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दो, वरना मैं उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। अरे बिमला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अब भला मैं इतनी रात में उन लोगों को कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ? तुम सुबह होने दो, मैं कुछ करता हूँ। बिमला और कन्हैया की यह सब बातें मौसम और मुस्कान सुन लेती है और वह उसी वक्त अपने चाचा के घर से चली जाती है और चलते चलते वे लोग एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी वक्त मुस्कान रोते हुए कहती है, दीदी अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई घर भी नहीं है यहाँ पर, अब कहाँ जाएंगे दीदी? मुस्कान, अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करेंगे। काश हमारे माता पिता जिंदा होते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता मेरी बहन। पर दीदी, आप तो कह रही थी हमारे माता पिता हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो हमें भगवान जी के पास से देख रहे हैं, तो क्या उन्हें हमारी ऐसी हालत दिखाई नहीं दे रही? क्या उन्हें हमें देखकर हम पर तरस नहीं आ रहा? मुस्कान की ऐसी बातें सुनकर मौसम के भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, हाँ मेरी बहन। तो फिर माँ, पिताजी, आप लोग अगर हमें देख रहे हो तो आप लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते? क्या आप लोगों को भी अपनी बेटियों पर तरस नहीं आ रहा? कुछ करो ना माँ। हाँ माँ, अब तो मुझसे भी यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं और यह सब नहीं सह सकती। अब प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए माँ। दोनों बहन को यूं रोता देख वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और दोनों बहनों से कहती है, मौसम, मुस्कान, अब तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परी लोग से यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और मुझे खासकर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या आप सच कह रही हैं परी जी? हाँ सच में। परी जी, क्या सच में आपको हमारी माँ ने भेजा है? हाँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी माँ ने ही भेजा है, क्योंकि उन्हें तुम लोगों की बहुत ही चिंता होती है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तो इसलिए बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद मौसम और मुस्कान उस परी को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताती है। परी जी, हमारे पास ना तो रहने के लिए कोई घर है और ना ही खाने के लिए पैसे हैं, इसलिए अब आप ही हमारी कुछ मदद करिए। अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये जादुई अनोखा ड्रेस है। इस ड्रेस से तुम जो कुछ भी मांगोगी वह सब तुम लोगों को मिल जाएगा। इसलिए अब तुम दोनों बहनों को दुखी या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस ड्रेस की मदद से अपनी जिंदगी खुशी से जी सकोगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह परी दोनों को जादुई अनोखा ड्रेस देकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसी समय मौसम अपनी ड्रेस को पहनकर कहती है, हे जादुई ड्रेस, हमें एक बड़ा सा घर दे दो। मौसम के इतना कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा घर बन जाता है और फिर इसी तरह दोनों बहनें अपने उस जादुई ड्रेस से जरूरत की सारी चीजें मांगती है और ऐसे ही दोनों बहनें बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उन दोनों बहनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वे लोग उस जादुई ड्रेस की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद किया करती है। लेकिन जैसे ही ये बात मौसम की चाची बिमला को पता चलती है, तब वह उसे ढूंढते हुए उससे मिलने उसके घर आती है। अरे चाची जी, आप यहाँ अंदर आइए ना। मौसम, मुस्कान, बेटे, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुम लोग अचानक वहाँ से कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना परेशान हो गई थी। मैंने तुम लोगों को कितना ढूंढा, लेकिन तुम लोग मुझे कहीं भी नहीं मिली। इसलिए अब तुम दोनों वह सारी बातें भूलकर मुझे माफ कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं चाची जी, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं और आपका जब तक मन करे आप यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हो। तभी रात में मौसम और मुस्कान के सो जाने के बाद उसकी चाची चुपके से उसके कमरे में जाकर
उसकी वह जादुई अनोखा ड्रेस चुरा लेती है और वहाँ से चुपके से जाने लगती है। तभी बिमला के सर पर खूब सारे पत्थर गिरने लग जाते हैं और बिमला तेज तेज चिल्लाने लगती है। अपनी चाची की आवाज सुनकर दोनों बहनों की नींद खुल जाती है और वे लोग बाहर आकर कहती है, अरे चाची जी, यह क्या हो रहा है और यह हमारी ड्रेस यहाँ कैसे आई? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपने लालच में आकर तुम्हारी जादुई ड्रेस चुराकर यहाँ से जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हो गई। इसलिए मुझे माफ कर दे बेटी और अपने इस जादुई ड्रेस को बोलकर यह सब रुकवा दे, वरना ये जादुई ड्रेस मुझे मार डालेगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। हे जादुई ड्रेस, तुम लोग अब रुक जाओ और मेरी चाची को माफ कर दो और उन्हें यहाँ से जाने दे दो। मुस्कान के इतना कहते ही पत्थर बरसने बंद हो जाते हैं और उसकी चाची वहाँ से डरकर उल्टे पांव भाग जाती है और अब वह उन दोनों बहनों को परेशान करने के लिए कभी भी वापस नहीं आती है और अब दोनों बहनें खुशी खुशी जादुई ड्रेस के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।